स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे संविधान निर्माण 9th क्लास का 3rd चैप्टर सिविक्स का। उसमें हम लोग वीडियो का फर्स्ट में पढ़े कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान क्या है? एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की शासन प्रणाली क्रियान्वित होती है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट वीडियो में ये भी जाने कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जिसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना तथा 18 दिन लगे थे इसके निर्माण में, और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके बाद हम लोग देख रहे थे दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। तो किस तरह से वहाँ रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चला और वो धीरे धीरे बाद में जाकर वो देश की आज़ादी के लिए शुरू हो गया, और इसका पूरा श्रेय जाता है नेल्सन मंडेला को। अब आइए यहाँ से देखते हैं हम लोग एक नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब यह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं किया जा सकता है। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया और राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां भी उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। सोचिए, 28 वर्ष उन्हें जेल में रखा गया, उसके बाद उन्हें आज़ाद कर दिया गया कैद से। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका को एक गणराज्य का नया झंडा लहराया उसने, और यानी कि उसे आज़ादी मिल गई और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से जाने। तो ये रंग भेद के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी। धीरे धीरे अंग्रेज़ों को लग गया कि अब ये यहाँ पे हमारा शासन नहीं चल सकता है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी दे दी गई और इसके बदले में 28 वर्ष नेल्सन मंडेला यानी कि अपने देश के लिए 28 वर्ष उन्होंने जेल में काटा और वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति बने आज़ादी के बाद से। अब हम लोग देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा प्रस्तावित अर्थों में साझा करने का घोषणा भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। और जानते हैं, जब दक्षिणी अफ्रीका को आज़ादी मिली तो उन लोगों ने दूसरे देशों के विपरीत उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया क्रूरतापूर्ण, जैसा वो लोग श्वेत अश्वेत को लेकर भेदभाव कर रहे थे। उनका कहना था कि जो यहाँ रहना चाहे गोरे लोग वो रह सकते हैं, उन्हें यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, और यहीं तक नहीं, उन्हें वहाँ ऊंचे पोस्टों पर भी रखा गया। अब हम लोग देखेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे।
और दक्षिणी अफ्रीका में, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई, कि वहाँ और देशों की तुलना में दूसरे तरह से आज़ादी मिलने के बाद भी उन लोगों ने, जिन लोगों ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, गोरे लोगों ने, उनके साथ इन लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन गोरे लोगों ने इनके साथ जो काले का भेदभाव किया था, उन सबको भुलाकर दोनों पार्टियां, यानी गोरे और अश्वेत और श्वेत, दोनों ने मिलकर अपने अपने अंदर से अपने अपने डर को भी भगाया और दोनों एक साथ रहकर काम करने और देश में सहयोग करने की भी बात कही। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकन्ने थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी, और गोरे लोगों को भी चिंता थी अपने संपत्ति और विशेष अधिकार का, कि उनसे छीन ना जाए। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना उससे भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने के लिए एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई है उन्हें लिखत पढ़त, यानी कि कानून के द्वारा संविधान में लिखा जाए, यानी कानूनी दस्तावेज तैयार किया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता हो। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप से मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इस तरह से दक्षिणी अफ्रीका में गोरे और काले लोग, श्वेत और अश्वेत लोग एक साथ रहकर काम कर रहे हैं। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनैतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है ताकि कोई भी उन नियमों का उल्लंघन ना कर सके। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है, अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों, ये लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा पॉइंट, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा पॉइंट, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। चौथा पॉइंट,
यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं है कि जहाँ संविधान लिखित रूप में है वो लोकतांत्रिक देश ही हैं। वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। लेकिन जो देश लोकतांत्रिक है वहाँ संविधान आवश्यक है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। भारतीय संविधान का निर्माण, अब देखिए हम लोग देखेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे हैं, भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था, और एक संविधान इतने लंबे प्रक्रिया के बाद बना। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और संविधान बनने के बाद हमारा देश 2 भागों में भी बट गया था। ये त्रासदी थी। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा और बहुत ज़्यादा बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव भी था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा था। जब संविधान लिखा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार हैं। यहाँ से देखेंगे हम लोग बच्चों, देखिए पिछले चैप्टर में हम लोग देखे कि 556 रियासतें थी भारत में आज़ादी के पहले, जिसमें जब भारत को आज़ादी मिलने जा रही थी तो जाते जाते अंग्रेज़ों ने एक चाल चली कि पाकिस्तान और भारत के बीच बंटवारा जब होने जा रहा था, बंटवारा कराने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने कहा कि जो रजवाड़े भारत में विलय होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो भारत के साथ मिले और जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ जाएं। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। संविधान निर्माण का रास्ता, सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में दक्षिण अफ्रीका से विपरीत स्थिति थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में हुआ कि गोरे और काले यानी श्वेत और अश्वेत लोग दोनों वहाँ एक साथ रहेंगे और उन्हें उच्च पद में भी रखा जाएगा। लेकिन भारत में उसका उल्टा था। भारत में था कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, हमारे देश में नहीं रहेंगे। बच्चों, आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के
खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उससे अधिक के हैं, उन्हें मत देने का यानी वोट डालने का अधिकार होगा। स्वतंत्रता और समानता का भी अधिकार होगा और सबको जाति पाति के भेदभाव को हटा के सबको एक समान अधिकार दिए जाएंगे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात भी संविधान में है। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने में भी कई नई राजनैतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली थी। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत ही कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाओं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना भी था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया है। जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून था, यानी कि कुछ आंतरिक और कुछ बाह्य। जब हम लोग संविधान की विशेषता पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि किस तरह से बाह्य का मतलब है कि अंग्रेज़ों का नियमों को भी कुछ नियमों को इस हमारे संविधान में लिया गया है। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर बरसों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। और ये सब कैसे हुआ बच्चों जानते हैं? जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो यहाँ से बहुत सारे भारतीय उन युद्धों में भाग लेने गए थे और वहाँ से बहुत कुछ ये लोग सीख कर भी आए थे। और ऐसे भी बड़े बड़े महान नेता जो थे वो हमेशा विदेश के दौरे पर जाते रहते थे और वहाँ से अच्छी अच्छी बातों को लेकर आते थे, सीख कर आते थे कि अपने देश में उसे कैसे लागू करना है। संविधान सभा। फिर भारत के संविधान निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। और हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों में बट गया, यानी संविधान के भी 2 टुकड़े हो गए। भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई।
भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। पहला वाला वीडियो में भी इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं कि संविधान लिखने में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों इन सब लाइनों को। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चैप्टर के शुरू में मैं इसे समझा चुकी हूँ। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया था। ये तो जब की पुस्तक है उस समय का दिया हुआ है कि 50 साल, अभी तो 74 साल हो गए। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों का राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है, पर वह कागज का टुकड़ा मात्र है। लेकिन हमारा भारतीय संविधान बहुत मजबूत, बहुत कठोर और लचीला भी है। दूसरे देशों में ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है, किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे भारतीय संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह भी है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। अंग्रेज कुछ विशेष लोगों को ही मत डालने के अधिकार दिए थे। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित है। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सबसे ज़्यादा श्रेय इन्हीं को जाता है बच्चों, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द
और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया जाता था और उसे संभाल कर रखा गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में इसे प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों में संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन यानी सोच क्या था। यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए हम इस पर बारी बारी से गौर करते हैं। सपने और वादे। पहले यहाँ देखते हैं। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना कौन देखा था? डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। इन नेताओं के बारे में आप लोग स्वयं पढ़िएगा बच्चों, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। यहाँ अंडरलाइन की जगह बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। प्रस्तावना अवश्य पढ़िएगा, इसके इधर इस पार्ट पेज में दिया हुआ है। भारत का संविधान उद्देशिका और प्रस्तावना यही है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान अपने बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ शुरुआत करता है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को भी समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानूनी और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। यह देखिए, यहाँ उद्देशिका है, यह प्रस्तावना भी कहते हैं। गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी जब ये लिखी गई थी, पूर्ण हुई थी, को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी अपनाया गया।
अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। और यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, ये देखिए, इसे आप लोग पढ़िएगा बच्चों, किस किस पर चीज़ पर फोकस किया गया था। प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, इस सब के बारे में हम लोग अगला चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। समता यानी समानता, लोकतंत्रात्मक, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता का विचार, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। अब है संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं करता है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश भी है। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव भी किए गए हैं। बदलाव की भी ज़रूरत है। उस समय लिखी गई थी जब ये सब धाराएं, तो बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे नया नया कानून आया उसमें शामिल होता चला गया और कुछ बदलाव भी किए गए। लेकिन बदलाव करना इतना आसान नहीं है, इसके बारे में विस्तार से मैं बता रही हूँ, अगला चैप्टर में बताऊँगी। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं, अंडरलाइन कीजिएगा। अगर इस संविधान में कुछ बदलाव किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास कितनी शक्तियां होगी, और पंचायतों के पास भी, और कौन किस बारे में कितना फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा भी तय कर दिया है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय, जो 3 अध्याय हैं बचे हुए, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेट सकती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा करेंगे, यानी कि 10th में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखेंगे और इसे समझेंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद बच्चों।